हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जी हाँ, पूरे क्वेश्चंस एक साथ में लेकर के आया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसको तुम याद भी कर लोगे, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इन टेक्स्ट सॉल्यूशन में भी लेकर के आया हूँ। इन टेक्स्ट सॉल्यूशन मतलब बीच बीच में जो क्वेश्चन वहाँ पूछता है ना, वो भी मैं लेकर के आया हूँ और जो लास्ट का क्वेश्चन है उसको भी मैं लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे ही लिए मग ही भी सीख ली है और मग ही में भी मैं तुमसे कभी कभी बात कर लूंगा। तो ये है भैया पृष्ठ संख्या 18 और एक में को भैया क्वेश्चन ई बा कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कितनी परख नलियां दी गई हैं? 3 परख नलियां दी गई हैं और तीनों में कुछ न कुछ सॉल्यूशन यहाँ तुम देख सकते हो। बिल्कुल, तो एक में सिंपली समझ लो आश्रित जल डाल के दे दिया गया है, दूसरा में अम्लीय विलयन डाल दिया गया और तीसरा में क्षारीय विलयन डाल दिया गया। लेकिन तुमको नहीं पता है कि किस में जल है, किस में अम्लीय विलयन है और किस में क्षारीय विलयन है। तुमसे तो बोल रहा है कि तुम बता दो कि किस में अम्लीय है, किस में क्षारकीय है और किस में जल है। बोलोगे ले तोरा ई का बात है भैया, ऐसे हम कैसे बता देंगे? का इसको देख के पता चल जाएगा? नहीं ना पता चलेगा। तो इसके लिए तुम्हें एक उपाय दिया गया है और तुमको लाल लिटमस दिया गया है और बोला गया कि लाल लिटमस पत्र को तीनों में डालो और बता दो कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है। बोले धत तेरी, क्या अभी का बात है? अब लाल लिटमस पत्र से तीनों को कैसे चेक करेंगे? तो भाई किसको चेक करते हो? हाँ, लाल लिटमस पत्र से सिर्फ क्षारक को टेस्ट किया जा सकता है सर। क्षारक में जब लाल लिटमस पत्र डालते हैं ना तो ये क्या हो जाता है? लाल से नीला होता है, नीला रंग में बदल जाता है। और बाकी अम्ल और जो पानी है वो कैसे पता चलेगा? तो उसी का आंसर तुमको करना है। जी हाँ, तो क्या करना है? कुछ खास नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। ये जो लाल लिटमस पत्र है, तुमको बहुत सारे लाल लिटमस पत्र दे दिए गए हैं, या मान लो एक ही लाल लिटमस पत्र दिया गया तो उसको 3 टुकड़ा में भी बांट सकते हो सकता है ना? अरे यस सर, ये तो हो सकता है, तो हम सोच भी नहीं किए। तो देखो, अब लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से ए, बी और सी में डालेंगे। अब जिसमें ये लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, जैसे देखो इसमें लाल लिटमस पत्र क्या हो गया? नीला हो गया है। इसका मतलब यही क्या है? क्षारक है, यानी कि ये क्षारक है। लिख दो बेस। ये क्या है बच्चों? बेस। यानी कि जो बी है तुम्हारा बेस हो गया, उस पर लिख दिया तुमने और तुम टेंशन फ्री हो गए। वाह सर, एगो तो पता चल गया, लेकिन अभी दो गो में टेंशन है भैया। ई एसिड है कि ई एसिड है? ई पानी है कि ई पानी है? ई पानी की ई पानी, ई पानी की ई पानी, ई एसिड की ई एसिड। अब टेंशन है और तुम चेक भी नहीं कर सकते हो, कहे कि तोहरे पास तो लाल बा, तोहरे पास तो लाल बा, तो लाल लिटमस पत्रवा से कैसे चेक हुई भैया? तो भाई यहाँ पर एक सीक्रेट है कि तुम्हारे पास नीला लिटमस पेपर भी अब है, यानी कि जो लिटमस पेपर नीला हो गया है, ये देखो अब ये कैसा हो गया है? नीला हो गई बा हो भाई। और जो नीलका हो गई बा ना, तो अब इसको क्या करेंगे? इसको इसमें और इसमें डुबाएंगे और जिसमें डूबने के बाद वो लाल हो जाएगा वही हो जाएगा एसिड, और जिसमें डुबाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा वह हो जाएगा आसुत जल। यानी कि ये जल लिख देता हूं मैं, ये जो जल हो गया, पानी हो गया। कितना आसान है चेक करना, देख लिया? क्या बात, आज तो तुमने बहुत गजब काम कर दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो तुमने लाल लिटमस पेपर से ही बेस को भी चेक कर दिया, वाह। अम्ल को भी चेक कर दिया, वाह। और जल को भी चेक कर दिया, वाह, क्या बात है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 24 का पहला क्वेश्चन है। बोला पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी भी क्वेश्चन है बच्चों। इसका उत्तर ये है कि जो दही और खट्टे पदार्थ हैं वो अम्लीय होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे सर, काहे नहीं होंगे? अरे खट्टा पदार्थ में अम्ल ना होगा, क्योंकि अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षारक क्या होता है? कसैला होता है, कड़वा होता है, ठीक है? तो अम्ल होगा। और जानते हो बच्चों, ये जो अम्ल है, जब
पीतल से या तांबे के बर्तन में रखा जाता है उससे संपर्क में आता है तो वह उससे अभिक्रिया कर देगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और विषैले यौगिक का निर्माण करेगा। ये वर्ड याद रखना है। ये तो याद नहीं रखना है, ये वर्ड याद रखना जरूरी से कि इससे विषैले यौगिक का निर्माण होता है जो कि बहुत हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और दूसरा खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो तुम सीधा सीधा आंसर लिखोगे कि ये जो पीतल और तांबा है वह अम्ल, ये दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जिससे वो अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाएगा। ठीक है, ये वाला मुख्य बिंदु हो गया, उसको याद रखना होगा। नया क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? क्या आपको याद है? यदि याद नहीं है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, तो आप दनादन कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये समझना है ना भाई, नहीं समझना, इसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ना, इसको याद करके रखना है। जैसे देख सकते हो यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिया गया है और उसमें जिंक यानी कि जेलेन के टुकड़े को डाल दिया गया है। तो जिंक क्या है बच्चों? धातु है। तो यह जो धातु है H2SO4 यानी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? H2 गैस बनाएगा। अरे वाह, क्या बात है। अब देखो एक उदाहरण यहाँ पर जो पूछा है कि एक उदाहरण दे दीजिए। तो कुछ नहीं, एक परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे और इसमें जो गैस का बुलबुला होगा उसको साबुन के विलयन में प्रवाहित किया जाएगा। यही देखो साबुन का विलयन है, इसमें प्रवाहित किया जाएगा और साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं। इन बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस होता है। ये देखो हाइड्रोजन गैस होता है। तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन भी एग्जाम में लिख दोगे। अब बात ये है कि आप कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट कि अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है। हाँ, मैं नहीं मानूंगा कि हाइड्रोजन निकल रहा है। तुम बताओ, कैसे तुम बताओगे कि हाइड्रोजन है? मैं नहीं मानता कि हाइड्रोजन है। ये पूछेगा, अरे ना, ये हाइड्रोजन ना हो, ना हो, ना हो। ठीक है, तो तुम बोलना कि देखिए यदि यहाँ पर हम मोमबत्ती को ले जाते हैं, जलते हुए मोमबत्ती को, ऐसी मोमबत्ती नहीं ले जाना है, जलते हुए मोमबत्ती को ले जाएंगे तो जो हाइड्रोजन है ना फट 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 छुई छुस टुक ऐसे आवाज करेगा, टुक टुक। ठीक है, तो ये मैंने प्रयोग में दिखाया भी है, तुम देखना वीडियोस में, तो तुम वहां देखोगे फट फट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये वर्ड याद रखना बच्चों, ये वर्ड याद रखना, फट फट की ध्वनि सुनाई देगी तो हम पता कर लेंगे ओ इसमें तो हाइड्रोजन है। वाह वाह, क्या बात है। अब देखो कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि जो ए है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बुदबुदाहट उत्पन्न होगा। बुदु 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 करेगा। इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो बुदबुदाहट है उसमें कोई गैस है, जो गैस को मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती ले जाएंगे तो भूख से उसको बिता देगा। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो देख लो, तो सीधा सीधा ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलती हुई मोमबत्ती को क्या करेगा? भुक से बिता देगा, भुक 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 से बिता देगा। ये नहीं जलने देंगे आपको हम, ये मोमबत्ती जी को हम नहीं जलने देंगे। कौन बोलेगा? ये बोलेगा CO2 कि हम ना जले दे, जा 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 तोरा ना जले दे। ठीक है, और इसमें एक बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaCl2। अरे CaCl2 CaCl2, ये देखिए यहाँ कैल्शियम है ना, एक क्लोराइडवा से मिलके CaCl2 बना देगा और ये जो है CO2 बनाएगा और H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर? तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और चीज हम लोग सीख सकते हैं बच्चों कि ये धातु का कार्बोनेट है। क्या है बच्चों? धातु का कार्बोनेट है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा
तो क्या बनाता है, एक लवण बनता है, प्लस में CO2 बनता है, प्लस में H2O बनता है। तो यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। देखा, अरे वाह क्या जादू है सर, एक क्वेश्चन या मैंने पढ़ा और दो क्वेश्चन या याद कर लिया, बहुत अच्छा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बचवा, ये बचवा बताओ कि धातु कार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या होता है। तो तुम्हें आंसर देना कि ए सरवा, ए सर देखिए, लवण बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह 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 वाह। तो अब आगे पृष्ठ संख्या 27 में तुम लोग बुक खोल सकते हो, बुक से क्वेश्चन मिलाओ, आंसर वह तो यहाँ पर ही है जी। अब देखिए, ये पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अब इसका जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होता है, जबकि एल्कोहल है या फिर ग्लूकोज है इसमें भी हाइड्रोजन होता है। जैसे एल्कोहल, जिसे मान लो इथाइल अल्कोहल है तो C2H5OH है, इसमें भी हाइड्रोजन है। ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये भी ग्लूकोज है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करता। अरे रुको रुको रुको, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीयता क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अम्लीय क्यों होते हैं, जब इनको किस में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, लेकिन ये अम्लीय नहीं होते हैं। तो इसका साधारण सा अर्थ है बच्चों कि जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, और हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये हाइड्रोजन आयन एक्वस है, AQ भी बगल में तुमको लिखना पड़ेगा, यानी ये हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं या हाइड्रोजन आयन एक्वस बोलते हैं। तो जब HCl को HNO3 को जल में डालते हैं ना, पनिया में डालते हैं, देखिए एक्वस मैंने पानी में डाल दिया गया है, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है या हाइड्रोजन आयन एक्वस बनता है। लेकिन जब ग्लूकोज को और एल्कोहल को हम लोग डालते हैं पानी में तो कोई हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। इतना सीधा सा आंसर आपको देना है, इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है, और इन दोनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है कब, जब इसको जल में घोला जाता है। इसलिए ये दोनों अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो उसी से रिलेटेड कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। तो इसका भी यही डायरेक्ट आंसर है कि जब अम्ल को हम लोग जल में डालते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बनता है जो कि विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन कैसे होता है, यहाँ पर आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया कि जल में विद्युत का चालन कैसे होता है, तो आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। यानी यदि यहाँ पर जल रखा हुआ है और इसमें जल में यदि आयन मौजूद है तो वहाँ विद्युत का संचालन होगा, ठीक है, यहाँ पर विद्युत का संचालन होगा। लेकिन इस जल में यदि आयन नहीं मौजूद है तो विद्युत का संचालन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर आयनों की उपस्थित होनी चाहिए। अभी आयन किस चीज से मिल सकता है, अम्ल से मिल सकता है। किससे मिल सकता है, अम्ल से, या लवण से भी मिल सकता है, जैसे कि NaCl को यदि जल में डाल देंगे तो Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, यानी लवण का निर्माण करेगा। तो इससे भी होकर विद्युत का संचालन होगा, और अम्ल से भी होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, और हाइड्रोजन आयन मुक्त होने के कारण अम्ल से भी विद्युत का संचालन होगा। देखो बच्चों कैसे आंसरवा करते हैं, आंसरवा ऐसे ही करना होता है तभी नंबर आता है, तभी पास होता है, बढ़िया नंबर आता है। बुझा गया? जी हाँ सर, बुझा तो गई किया, का करे, बुझाइए न गया। आइए तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनिया को। ये क्वेश्चनिया क्या बोलता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी कि HCl ऐसा है जिसमें कोई जल का अंश नहीं है। क्या यह शुष्क लिटमस पत्र को, ऐसा लिटमस पत्र जो कि गीला नहीं है यानी कि उसमें पानी नहीं है, पत्र को रंग उसका क्या बदल सकता है। यानी ये देखो, ये है अम्ल,
अम्ल, और इसमें यानी कि हम लोग नीला लिटमस पत्र डालते तो वह किस में बदल जाता, लाल में बदल जाता। तो इस अम्ल में पानी नहीं है बच्चों, पानी नहीं है, तो क्या यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो इसका आंसर है नो सर, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि यदि ये अम्ल शुष्क है यानी कि इसमें कोई पानी की मात्रा नहीं है तो इसका आयनीकरण नहीं होगा, यानी ये आयंस में नहीं टूटेगा। इस कारण से ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाने में बेचारा इसको बहुत कठिनाई है, और इस कारण से यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में नहीं बदलेगा। समझ गए? तो जल की अनुपस्थिति में जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है उसमें आयनीकरण नहीं हो पाता है, मतलब कि वह आयन में नहीं टूट पाता है, और आयन में नहीं टूट पाने के कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, और ई कारण से जानते हैं क्या होता है कि वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यही बात तुमको लिखना है, अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है। अरे अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है, अरे भैया अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है, बात क्लियर है। इसी कारण से जब नीला लिटमस पत्र को उसके पास लाया जाएगा, जो कि गीला नहीं है, सूखा हुआ नीला लिटमस पत्र है, तो वो लाल नहीं होगा। लेकिन मान लो अब उस लिटमस पत्र को गीला करके हम लाते तो क्या हो जाता? अरे वाह, हो जाता सर, एकदम हो जाता। अब देखिए नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? तो इसका सीधा आंसर है कि मुंह झोला जाएगा, हाथ झोला जाएगा आपका। बुझ गए कि हाथ में झोला जाएगा, मुंह में झोला जाएगा। कैसे झोला जाएगा ये देखिए। तो जब जल, देखो यहाँ का कर लेते हैं हम लोग, पानी ले लेते हैं, ऐसे पानी ले लेते हैं, और यहाँ मुहवा को ऐसे छान करके, ऐसे छान करके देखते रहो, और इसमें डाल दो तुम बहुत ज़्यादा अम्ल को डाल दो, तो जानते हो क्या होगा? यहाँ से छटाका पड़ेगा और पूरा मुंह झोला जाएगा, बियाहो नहीं होगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अम्ल है उसको जब जल में हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर ये एकदम विगरस रिएक्शन करेगा, और विगरस रिएक्शन करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा, और धर के भैया मुंह करियट हो जाएगा, जड़ भून के एकदम एकदम टनाटन हो जाएगा। तो बस वो है, टेंशन हो जाएगा आपको। तो ये गलती भैया कहियो मत करिएगा। देखिए अम्ल बहुत खतरनाक चीज होता है। जी हाँ, समझ गए? तो इसको आंसर वो कैसे लिख देंगे, ये देखिए। तो जब जल में अम्ल को डाला जाता है तो यह अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बात तुमको लिखना होगा कि ये अभिक्रिया क्या है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। तो इस कारण से क्या होगा, जब सांद्र अम्ल को जल में मिलाया जाएगा तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण मिश्रण आस्फलित हो जाता है, एकदम भभक के ऊपर ढुस करेगा, मुंह झोला जाएगा, हाथ झोला जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। और तो दो वर्ड याद रखना है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, और ये मिश्रण आस्फलित हो जाएगा और बाहर आ सकता है, और हम क्या हो सकते हैं, जल जाएंगे, मुंह एकदम जलखोर जाएगा। ठीक है? तो भाई सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि पहले अम्ल को हम लोगों को क्या करना होगा, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार डालना होगा, तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है बचवा, एक जरूर याद रखना है। क्या बोल रहा है कि अब आप मान लीजिए कि अम्ल में जल को मिलाना चाहते हैं, तो अम्ल में जल को मिलाते समय यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर अम्ल को रखा है और उसमें आप जल को डाल देते, इसमें जल डालते हैं, तो क्या दिक्कत होगा? क्या इस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बचवा जानते हो इसका आंसर क्या है? ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए कि अम्ल है, अम्ल में कभी भी जल को हम लोगों को नहीं डालना चाहिए। इससे क्या हो, ये भभक के ऊपर आएगा और मुंह क्या हो जाएगा, जर जाएगा।
ठीक है, जर खोर जाएगा, ब्याह भी नहीं होगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है कि जब अम्ल में जल को घुलाते हैं, यानी ठीक है, जल में अम्ल को या अम्ल में जल को, तो यहां पर यही समझना है कि ये दोनों को जब घुलाया जाता है तो ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार जल में हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। यानी ऊपरे जो डाल रहे ना वो रहेगा तुम्हारा अम्ल और नीचे क्या रहेगा? जल। ये देखो जल, इस प्रकार से हम लोग को डालना चाहिए। अब देखो क्या दिक्कत है, इस सांद्र अम्ल में यदि जल मिला दीजिएगा तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगा, जिससे कि मिश्रण क्या हो जाएगा? आस्फलित हो जाता है और बाहर आ सकता है, तथा हम क्या हो सकते हैं? जल हो सकते हैं। इस कारण से हमें कैसे करना चाहिए? हमें जल के अंदर धीरे धीरे अम्ल डालना चाहिए और जल को हिलाते हुए, यानी कि पानी को इस तरीके से हिलाते हुए डालना चाहिए। ऐसा गलती कभी भी मत करना कि नीचे अम्ल ले लिया और उसमें जल मिला दिया। तो उससे क्या होगा? आंसर में लिखना, उससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, जो इससे मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। जी हाँ। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखो, जब अम्ल में हम लोग पानी मिलाते हैं, अम्ल में क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। तो हाइड्रोनियम आयन यदि हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता क्या होते जाएगा? धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अब देखो, जैसे तुमको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, जैसे देखना, यदि हमारे पास 1 गिलास पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, और यदि हम लोग 1 बाल्टी पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, तो पहले में चीनी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी चीनी का सांद्रता क्या होगा? ज्यादा। लेकिन दूसरे में चीनी का सांद्रता क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। यानी प्रति इकाई मात्रा में इस चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ चीनी की जगह यदि अम्ल मिलाया गया है, तो यदि ये कम पानी में रहेगा तो प्रति इकाई मात्रा में यह ज्यादा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी में मिला दिया जाएगा तो ये प्रति इकाई मात्रा में क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा तनु घोल कहा जाएगा, बहुत ज्यादा तनु घोल कहा जाएगा। ठीक है, तो जब एक अम्ल को निश्चित मात्रा में पानी में डाला जाता है तो उस विलयन के प्रति इकाई मात्रा में हाइड्रोनियम आयनों की निश्चित संख्या होती है। लेकिन जब उसमें और पानी मिला देंगे, यानी कि अम्ल के विलयन में और पानी मिला देंगे, तो प्रति इकाई हाइड्रोनियम आयनों की संख्या में क्या होगी? बहुत कमी हो जाएगी, जिससे कि आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी वो बहुत ज्यादा तनु घोल बन जाएगा। तो तुमको क्या याद करना है? प्रति इकाई हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाएगी। प्रति इकाई मात्रा भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अरे प्रति इकाई मात्रा में कमी हो जाएगी, प्रति इकाई मात्रा में कमी हो जाएगी। बुझ गए बबुआ? अब देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हाइड्रोक्साइड को विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? अरे यह क्वेश्चन हुआ जो था पहले पढ़ा ना, उसी का अपोजिट कर दिया है। तो हम जानते हैं कि क्षारक का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जी हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि OH आयन देता है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में और ज्यादा क्षारक मिला देंगे, ले क्षारक औ क्षारक औ क्षारक, ला रे एक बार औ क्षारक मार दे रे, औ क्षारक डाल दे रे, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो पहले का क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 31।
यहाँ पर बोल रहा है आपके पास दो विलयन है ए और बी। विलयन ए का पीएच मान 6 है एवं विलयन के पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय है? अरे भैया ये कोई बताने वाला क्वेश्चन है? ये तो आप सही सब जानते हैं कि जिसका पीएच मान कम होगा वह क्या होगा, मतलब 7 से कम होगा वह हो जाएगा अम्लीय। और यानी कि जो ए है उसका पीएच मान 6 है, इसलिए वह क्या है, अम्लीय है। इसलिए यह अम्लीय है और इसमें विलयन बी की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो बी है ना वो कर, ए बी तुम्हारा पीएच मान कितना है जी, तुम बताओ तो जल्दी से। तो बी बोला कि अरे सर मेरा तो पीएच मान 8 है, तो और से बेसी है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा 8 है पीएच मान, तो तुम भैया क्षारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। और तुम जब क्षारक हो गया तो तुम क्षारकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और तोहर में जानता है हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम होगा। बुझ गया तुम? जी हाँ सर बुझ गया मैं। तो यानी कि जो बी है उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम होगा जी। और ए में हाइड्रोजन आयन का होगा, ज्यादा हो गया। ओके टॉपिक क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन एक्वस, मतलब समझ रहे हो ना, ये बोल रहा है कि हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोजन आयन एक्वस इसको बोलेंगे। इसकी सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है भैया। यदि H प्लस आयन या H प्लस AQ की सांद्रता बढ़ेगी तो वह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और इसकी सांद्रता घटेगी तो वह कम अम्लीय होगा या क्षारकीय गुण भी क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। बस यही समझ लो, बहुत सिंपल सा बात था कि हाइड्रोजन आयन एक्वस की सांद्रता का विलयन पे प्रकृति पर बहुत बड़ा का प्रभाव पड़ता है जी। जब ये क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा, बहुत कम अम्लीय होगा। और जब ये अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होंगे? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? अरे बिल्कुल होंगे, लेकिन इसका मात्रा का होगा, कम होगा जी। ठीक है, क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होंगे, एक्वस आयन होंगे, लेकिन क्षारकीय विलयन में H प्लस एक्वस आयन होने पर साथ में उनमें OH माइनस आयन भी होते हैं। और ये वाला ज्यादा होगा तो हो जाएगा क्षारकीय, और ये वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये भी याद रखिए, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ये विलयन क्या हो जाएगा, क्षारकीय। बुझ गए? अरे कहाँ नहीं बुझेंगे सर, सब तो पढ़ ले हैं। ठीक है, अब देखिए एक कोई किसान है, अरे वाह किसान है जिससे हमारे जीवन चल रहा है। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, तुम भी बच्चों प्रणाम कर दो। वो खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO डालेगा? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम बा हो, एकर नाम बा बिना बुझा हुआ चूना। तो नहीं बताओ था कि बुझा हुआ चूना क्या होता है हो, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चाक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बोलता है कि कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में, यानी कि यदि मृदा की हम बात करें तो वो दो प्रकृति, अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को दिखाएगा, अम्लीय या फिर क्षारकीय। और अलग अलग जो पौधे उगाए जाएंगे, अलग अलग जो फसल उगाया जाएगा, वह अम्लीय और क्षारकीय प्रवृत्ति से क्या हो सकता है, प्रभावित होता है। ए भाई हमरा अम्लीय पसंद है जी, हम अम्लीय में उगते हैं। अरे ना ना, हमरा क्षारकीय पसंद है, हम क्षारकीय में उगते हैं, अम्लीय हमरा नहीं जचता है जी, हम क्षारकीय में ज़्यादा फसल देते हैं। समझ गए? तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि जो मृदा अम्लीय है उसको क्षारकीय बनाना पड़ेगा। ये भाई हमरा अम्लीय नहीं जचता है, हमको यदि उगाना है तुमको अपना खेत में, तो हमको क्षारकीय मृदा दो, एकदम क्षारकीय बना दो उसको। तो किसनवा सोचेगा कह रहे भैया अब क्या करूँ, क्षारकीय कैसे बना दूँ? तो वो क्या करेगा कि बुझा हुआ चूना डाल देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो किसान क्या करेगा, मृदा की क्षारकता को बढ़ाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना और चाक का उपयोग करेगा। ए भैया पसंद है ना, आपको टेंशन नहीं ना है? ना ना ना, टेंशन नहीं है, हम खूब उगेंगे और खूब बढ़िया से एकदम खूब अनाज देंगे तुमको।
तो ये लो आ गया पृष्ठ संख्या 36 और इसका पहला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और तुम जानते ही होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो ये देखो, यही यहाँ पर बोला जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। और ये दूसरा प्रश्न आ गया। तो ये दूसरा प्रश्न बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो जब जब तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका मतलब क्या हो गया बच्चों, 10। और याद रखो, कठोर जल ऐसा जल होता है जिसको हम लोग चाकू से काटेंगे तो नहीं कटेगा। यही आंसर है ना। अरे बुड़बक, ऐसा थोड़े ना है जी कि कठोर जल को चाकू से काटना है और वो कट ही नहीं रहा इसलिए उसको कठोर जल कहेंगे। तो बच्चों, कठोर जल किसे कहेंगे, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट घुले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो कभी कभी मिस्टेक भी तो होता है, तो वही मिस्टेक हो गया और इसको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में CO2 गैस भी निकलता है, जल का निर्माण भी होता है। तो इसको समझना है बच्चों, नहीं समझना नहीं है सर, इसको याद करना है। ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर ऊष्मा दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ठीक है, जिसको डायरेक्ट याद कर लेना और इस समीकरण को जरूर यहाँ पर लिखना है। देखा कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये देखो, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये है जल, और इसका जब अभिक्रिया होता है तो ये तुरंत क्या होता है, बहुत कड़ा हो जाता है और जिप्सम का फॉर्मेशन करता है। तो CaSO4 देखोगे 2H2O है और ये CaSO4 हाफ H2O। अब लोग हाफ H2O क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 CaSO4 से 1 H2O संपर्क में आएगा, इसलिए यहाँ एक के लिए हाफ H2O हम लोग ने लिखा है और ये एक के लिए ही यहाँ 1.5 H2 यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये सबको कितना से गुना करना पड़ेगा बच्चों, 2 से, ठीक है। तब ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 H2O हो जाएगा। अब आ गया हमारा अभ्यास के प्रश्न, जिसका तुम्हें इंतजार था बेसब्री से कि अरे सर अभ्यास के प्रश्न को तो समझाइए। तो ये देखो, पृष्ठ संख्या 37 है, अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो लाल को नीला कौन करेगा। यस, लाल को नीला करेगा तुम्हारा क्षारक होगा कोई, यानी कि बेस होगा। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में बदल देता है और उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तुम जानते हो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारकीय, और कम क्या होता है, अम्लीय। तो 1, 4 और 5 तीनों क्या दिखाएगा, अम्लीय दिखाएगा, और डी क्या दिखाएगा, क्षारकीय। इसलिए आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अब देखो, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो अंडा का जो पीसा हुआ कवच है वह क्या होता है,
वह होगा CaCO3। तो बोलता है CaCO3 से एक विलियन है जो कि अभिक्रिया करेगा। तो कौन सा विलियन अभिक्रिया करेगा? ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट से तुम कौन सा अभिक्रिया करता है? HCl अभिक्रिया करता है। और जब HCl अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निकलेगा, जो कि क्या करेगा, उसको पानी को, चूने के पानी को क्या कर देगा? दूधिया कर देता है। यानी कि इससे यदि हम लोग CaO में पास कराएंगे तो ये इसके पानी को क्या करा देगा? दूधिया कर देगा। ठीक है, बोल रहा है कि जो गैस है वो उत्पन्न हुआ, उसको चूने के पानी में डाल दो, CaO में डाल दो, तो वो क्या होगा? दूधिया। तो उस विलियन का नाम बताओ, क्या है विलियन? तो वह विलियन है HCl। तो ये पूरा याद करना होगा, पूरा याद करके दिमाग में रखना होगा, तभी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है NaOH है, उसका कितना लिया गया है? 10 ml लिया गया है। और प्लस HCl है, इसका कितना लिया गया है? 8 ml लिया गया है। और तुम जानते ही हो इससे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा? उदासीन। यानी कि NaCl बन जाएगा और H2O बनेगा। तो अब बोल रहा है कि यदि NaOH को उसी विलियन का 20 ml लें, मतलब NaOH का कितना लेना है? 20 ml लेना है। तो इसे उदासीन करने के लिए कितना HCl का विलियन चाहिए? तो ये जब 2 गुना कर दिया तो ये भी कितना चाहिए? 2 गुना। तो इसका 2 गुना क्या होगा? 16 ml होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 16 ml। तो आंसर क्या है तुम्हारा? 16 ml। इसके बाद देखोगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देख लो, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक कुछ कटा फटा होगा तब यूज करेंगे। फिर देखो एनाल्जेसिक, यानी कि यदि तुमको दर्द वर्द हो रहा है तब यूज करेंगे। फिर देखोगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तुम जानते हो कि हम लोग जो बैक्टीरिया को मारता है, प्रतिजैविक जिसको कहते हैं, उसके लिए लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया? एंटासिड, यानी एंटी एसिड। एसिड के दुश्मन को हम लोग लेंगे, यानी कि एंटासिड को लेंगे। बहुत अच्छे बच्चों। अब आ गया, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका शब्द समीकरण क्या हो गया? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम लोग लिख देंगे, जिंक के लिए Zn लिख देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4, और इससे क्या बनेगा? ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा? H2 निकलता है। दूसरा देख सकते हो, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया हम लोग कराएंगे मैग्नीशियम के साथ तो भी वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बात ध्यान देना। ये है तुम्हारा धातु, और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और साथ में यहाँ पर एक लवण का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर ये भी बात याद रखना है कि इससे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ भी देख सकते हो, धातु है और किससे भी क्रिया कर रहा है? अम्ल से। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और ये MgCl2 बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है हल्का सा मिस्टेक, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक जहाँ होता है उसको सुधार लिया करो। अब देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो फिर से वही एल्युमिनियम क्या हो गया बच्चों? ये हो गया तुम्हारा धातु, और धातु का अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया H2SO4। तो ये बन गया तुम्हारा एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ देख सकते हो, अब लोहा है और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे भी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये सारा का सारा चीज तुमको क्या करना है? याद करना है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ठीक है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ सिंपल सा बता रहा है बात कि जो अम्ल होते हैं
वे जब पानी में उनको घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि अल्कोहल हो गया, मान लो कि एथाइल अल्कोहल लिखते हैं CH3 नहीं यार C2H5OH अल्कोहल लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज लिखते हैं। तो क्या जब इसको पानी में डाला जाएगा तो इससे हाइड्रोजन आयन बनेगा? तो आंसर है नहीं बनता है हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इस प्रकार से इस अभिक्रिया को मतलब इस एक्टिविटी को दिखाया गया है कि यहाँ पानी ले लिया है, इसमें अलग अलग चीज़ डालेंगे। पहले डालेंगे HCl को, फिर डालेंगे H2SO4 को, अब फिर डाल सकते हैं हम लोग, जी हाँ, C2H5OH यानी कि थाइल अल्कोहल, और फिर डाल सकते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज को। तो तुम देखोगे जैसे ही HCl डालेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, और यहाँ पर आयनों के द्वारा क्या होगा? जी हाँ, आयन के द्वारा विद्युत का संचालन होगा, और ये बल्ब क्या होने लगेगा? ये बल्ब जलता तो नहीं है मान लो, लेकिन मतलब कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। H2SO4 को डालने पर भी यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होगा। समझो जरा सा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा आयनों के द्वारा। किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। लेकिन जब हम लोग C2H5OH को डालेंगे या C6H12O6 को डालेंगे तो यहाँ पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि कोई आयन का प्रवाह नहीं मतलब कि आयन यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो आयन नहीं बनेगा तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो ये बात प्रूव करता है कि ये दोनों हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने क्रियाकलाप को लिखा है कि एक कॉर्क पर 2 कीले लगाएं। देखो एक कॉर्क है, यही कॉर्क है, इस पर 2 कील लगा दिया गया है। इसको 100 ml के बीकर में रख दिया गया है। कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। टर्मिनलों के साथ एक बल्ब लगा दिया गया है, स्विच लगा दिया गया है। अब बीकर में थोड़ा तनु, अब देखो बारी बारी से चीज़ों को हम लोग डालते हैं। पहले HCl डाल दिया, फिर H2SO4 डाल दिया, फिर ये दोनों को डाल दिया। तो क्या बोलता है अवलोकन कि यह देखा जाता है कि HCl के जलीय विलयन में बल्ब जलता है। बल्ब एक्चुअली में बच्चों जिस प्रकार से ग्लो करना चाहिए उस तरीके से ग्लो नहीं करता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो तुम लिख सकते हो। जबकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल की जलीय विलयन विद्युत के चालन नहीं करता है और बल्ब नहीं जलता है। तो एकदम भकभकुआ तो नहीं जलेगा, लेकिन हल्का जरूर जलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि HCl का जलीय विलयन, यानी HCl को जब जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन में वह टूट जाता है और क्लोराइड आयन भी बनाता है, और जिसके आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत का संचालन होता है। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल को हम लोग पानी में डालते हैं तो कोई आयन नहीं बनता है, और जिसके कारण विद्युत का संचालन नहीं होता है। तो इस निष्कर्ष क्या निकला भाई इतना पढ़ने के बाद? तो निष्कर्ष ये निकला, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तो होता है। अरे भाई बहुत सारे यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन होगा, पर उन्हें हम अम्ल नहीं कह सकते हैं। अब मान लो H2O ही है तो क्या ये अम्ल है? अम्ल थोड़ी ही बोलेंगे, क्योंकि उनके जलीय विलयन से हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होता है। तो अम्ल इसलिए उसे नहीं कह रहे क्योंकि उससे हाइड्रोजन आयन नहीं प्राप्त होता है। हालांकि आगे की क्लास में अम्ल जब पढ़ोगे तो और ख़ास चीज़ों को पढ़ोगे, लेकिन 10th लेवल में जो बताया गया वही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसी आंसर को तुम लिख सकते हो। अब देखो, आश्रित जल से विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल से होता है? कई बार मैंने बताया कि विद्युत का चालन जल में कब होगा? जब उसमें आयन की उपस्थिति होती है। यदि आयन उपस्थित होंगे
तब जल से यानी कि लिक्विड से यानी कि द्रव से होकर के विद्युत का चालन तब होगा जब उसमें किसी प्रकार का आयन उपस्थित होगा। और यदि आयन उपस्थित नहीं होगा तो उससे विद्युत का चालन नहीं होगा। अब यदि बात करें आश्रित जल की, तो आश्रित जल में कोई भी आयन उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साल्ट, कोई भी मिनरल, कुछ भी चीज़ नहीं होता है। एकदम प्योर वाटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O ही होता है, जिस कारण से उसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं होता है। लेकिन मान लो अब इस आश्रित जल में हम लोग HCl को डाल दें, NaCl को डाल दें, H2SO4 को डाल दें, तो इन सब को डालते ही इससे भी विद्युत का चालन होना शुरू कर देगा। ठीक है, ये समझ गए। तो वो बात तुमको नहीं लिखना है, तुमको यही बात लिखना है। क्या बात लिखना है बच्चों? इतना आसान तो चीज़ है, क्या दिक्कत है? लिखना है कि जो आश्रित जल है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें आयन विघटित लवण की मौजूद होते हैं। आयन में विघटित लवण, यानी थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं है, लेकिन सीधे बोल देना है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लवण मौजूद होते हैं जो कि आयन का निर्माण करते हैं और विद्युत का चालन होता है। तो इतना नहीं लिखोगे तो यह भी लिखो क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लवण मौजूद होते हैं। बस आंसर हो गया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एकदम क्लियर आंसर लिख सकते हो। अब देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका भी एकदम सरल सा उत्तर है कि जल जब अनुपस्थित होता है तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन का विघटन नहीं हो पाता। हाइड्रोजन का विघटन कब होगा? जब उसमें जल की उपस्थिति होगी, तभी वह हाइड्रोजन आयन देगा और वह अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। अब देखो 5 विलयन दिया गया है ABCDE कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो A का pH मान 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का कितना आता है 9। तो ये तो तुम जानते ही हो, कितनी बार पढ़ चुके हो। 7 क्या है? उदासीन है। 14 इधर से क्षारकीय और ये क्या हो गया तुम्हारा? अम्लीय। तो ऑब्वियस है कि जो D है वह क्या है? उदासीन है तुम्हारा। E है वह क्या है? क्षारकीय है। C भी क्या है? ज़्यादा क्षारकीय है। लेकिन B और A क्या है? अम्लीय। B सबसे ज़्यादा अम्लीय है, उसके बाद A अम्लीय है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यानी B जो है वह क्या है? प्रबल अम्ल हो जाएगा। B क्या होगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा B। फिर दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। फिर उदासीन कौन हो जाएगा? उदासीन तुम्हारा D हो जाएगा। फिर बोलेगा कि प्रबल क्षारक कौन है? तो C है। प्रबल क्षारक कौन है? C है। तो बोलेगा दुर्बल क्षारक कौन है? तो दुर्बल क्षारक है तुम्हारा E है। इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो? इसका आंसर को कर सकते हो। देखो यहाँ भी दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आंसर कितना आसानी से तुम बना सकते हो। ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है, परख नली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली B में एसिटिक अम्ल डाल दिए। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगा? तो तुम देखोगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हम लोगों ने लिया है, तो मैग्नीशियम क्या है? धातु है। और धातु का अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे। और फिर से मैग्नीशियम ही लिया है जो कि धातु है और उसका अभिक्रिया CH3COOH से कराएंगे। तो तुम देखोगे ये प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल होने के कारण इसमें अभिक्रिया क्या होगी? ज़्यादा अधिक तेजी से होगी। लेकिन ये दुर्बल अम्ल है, यानी कि अभिक्रिया क्या होगी? धीरे धीरे होगी और इसमें हाइड्रोजन गैस बहुत फास्ट निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगा? स्लो निकलेगा। और इस कारण से
यह क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ बुदु 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 बुदाहट होगी। तो यही बात यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl अम्ल जो है वह, क्या ये अम्ल का नाम है बच्चों, एसिटिक अम्ल से ज्यादा प्रबल होता है, यानी HCl ज्यादा प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो तुम्हें याद ही रखना है, हर जगह यही बात याद रखना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु HCl से भी क्रिया करेगा तो बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन जब मैग्नीशियम धातु एसिटिक अम्ल से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे उत्पन्न होगा। बस यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख सकते हो ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है। तो पीएच मान देख लो, ये हो गया तुम्हारा 7, ये हो गया 14 और ये हो गया तुम्हारा 0। तो ताजे दूध का मान बोल रहा है पीएच 6 है। तो बताओ ये अम्लीय है कि क्षारकीय है, अम्लीय है सर, लेकिन दुर्बल अम्ल है। अब दही बन जाने पे इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो दही बन जाएगा तो और खट्टा होगा, यानी पीएच मान क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा। यही इसका आंसर है ना। तो क्यों, क्योंकि अम्लीय होने पर उसका पीएच मान घटता है, इस कारण से इसका मान जो पीएच मान है 6 से कम हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर मिला देता है। तो ताजा दूध तो हम लोगों ने देखा कि अम्लीय होता है, तो अब बेकिंग पाउडर मिलाएगा तो वह क्या हो जाएगा, थोड़ा क्षारकीय हो जाएगा। इसका तो बहुत साधारण सा आंसर है कि बेकिंग सोडा डालने पर वो थोड़ा क्षारकीय होगा। अब ताजा दूध का पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है, तो वह इसलिए बना देगा ताकि वह दूध जल्दी से खट्टा ना हो और दूध ना फटे। तुम एकदम ताजा ताजा दूध को, मतलब कि दूध खट्टा ना हो, सीधा सा आंसर कर देना है। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगेगा, अरे भाई पहले दूध का अम्लीय था यानी 6 पर पीएच था, लेकिन जैसे ही उसको क्षारक बना दिए हैं उसका उसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, थोड़ा क्षारकीय होगा। अब उसको फिर से और खट्टा बनाना है तो उसमें तो टाइम लगेगा ना, बिल्कुल सर लगेगा। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। अरे भाई हम लोगों ने तो पढ़ लिया है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जल से भी क्रिया करके जिप्सम बना देता है। तो तुम यदि इसको पानी वाले जगह में रखोगे, नमी के संपर्क में आएगा तो तुरंत एकदम कड़ा कड़ा हो जाएगा और जिप्सम बना देगा, तो वह तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होगा। अब देखो, उदासीनी अभिकरण क्या है, VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना, मुझे उम्मीद है तुम्हें याद होगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं एवं एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, साथ ही साथ लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। MVVI क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि जब अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लवण प्लस जल। और एक उदाहरण तो तुम्हें पक्का लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 उदाहरण पूछ रहा है तो 2 उदाहरण तुम्हें याद रखना है। इसको लिख लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। अब देखो, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये जो उपयोग वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेना। तो धोने का सोडा तो तुम जानते हो कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, ऊपर ही हम लोगों ने देखा था। अब बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, VVI याद कर लेना है। और एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यस, हमारा क्वेश्चन आंसर का ये मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना बच्चों, धन्यवाद।